नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूकेपीएससी की सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आने वाली भर्तियों में पूछे जाने की संभावना है। तो पिछले वीडियो में हमने जो है इंडियन ज्योग्राफी को कवर किया था, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पे कंप्लीट हो चुका है। और इकोनॉमी, उत्तराखंड की इकोनॉमी हम डिस्कस कर चुके हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग ज़रूर देख लेना। इसके अलावा अगर इन क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को इनकी पीडीएफ चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक के लेखक हैं। एक बात और, इस वीडियो में उत्तराखंड बजट भी हमने मेंशन किया है, तो उत्तराखंड बजट से क्वेश्चन जरूर जरूर एक ना एक आता है, तो लास्ट में उत्तराखंड बजट भी इसमें डिस्कस होगा। पूंजी का संग्रहण पुस्तक के लेखक कौन है? तो पूंजी का संग्रहण पुस्तक के लेखक जो हैं श्रीमती जॉन रॉबिन्सन है। तो जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी के। नेक्स्ट है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है, जिसमें विदेशी व्यापार नहीं होता है, यानी आयात निर्यात बंद होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, इनमें से मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। अगला प्रश्न, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो हैं वो दादा भाई नेहरू हैं। अगला प्रश्न, विकासशील देश की चारित्रिक विशेषता है। तो विकासशील देश की निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है, अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव है, पूंजी का अभाव होता है। उपरोक्त सभी सही आंसर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया? व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हार्ट्रे ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? कौन सा क्षेत्र जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? तो सही आंसर है तृतीय क्षेत्र, जिसमें हमारा सर्विस सेक्टर आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, इनमें से भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय या बृहद बेरोजगारी? तो सही आंसर जो इसका है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। उद्योग की प्रधानता उतनी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का कारक नहीं है? उत्पादन का कारक इनमें से कौन नहीं है? तो उपभोग जो है उत्पादन का कारक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, इनमें से क्या वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन देख सकते हैं। सही आंसर जो इसका है वो है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न, नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया? तो नियोजित विकास मॉडल जो है 1 अप्रैल 1951 से लागू किया गया। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं, तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है। 14 नवंबर 2007 को 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो पुराना क्वेश्चन है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप आंसर इसका विजय एल केलकर था, लेकिन अभी जो करंट है 15वां वित्त आयोग, उसके अध्यक्ष आपको याद रखने हैं जो कि NK सिंह हैं। अगला प्रश्न, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हो गया। अगला प्रश्न, भारत में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं उस टाइम पे अरविंद पनगड़िया थे, लेकिन वर्तमान याद रखने हैं, वर्तमान में सुमन बेरी। तो सुमन बेरी का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न, किस वर्ष नीति आयोग अस्तित्व में आया? तो नीति आयोग का अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56। प्लानिंग एंड द पुअर, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? तो इसके जो हैं BS मिन्हास, बच्चन सिंह मिन्हास इनका नाम है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने जैसे बताया कि अभी आपको 15th याद रखने हैं, NK सिंह। इसके फिर भी C रंगराजन। अगला प्रश्न, तालिका फर्स्ट एवं तालिका सेकंड को सुमेलित कीजिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इसमें देखो चौथी, सातवीं, नवीं और दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी हो गई 56 से 61, तो दूसरी 56 से 61, यानी चौथे का 2 में है। और जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, चौथी पंचवर्षीय योजना आपका 69 से 74 हो गया, तो यानी 3
3 जिसमें है 3 से स्टार्ट, ये हो रहा है 2 लास्ट में, तो 3 4 1 2। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भरता था? तो इनमें से आत्मनिर्भरता जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। क्वेश्चन एलिमिनेट करना आना चाहिए, फिर आसानी होती है एग्जाम में। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य समावेशी विकास है? तो समावेशी विकास जो है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अभी करंट में भी किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17, उसके बाद नीति आयोग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? तो मानव विकास सूचकांक जो है इनमें से किसका संयुक्त सूचकांक है? सही आंसर हो जाएगा पोषण संबंधी स्थिति, जीवन गुणवत्ता एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, वर्ष 2013-14 के दौरान भारत में जीवन प्रत्याशा की उम्र थी? तो 13-14 की बात कर रहे हैं, वर्ष 2013-14। तो सही आंसर है इसका 67.7। भारत का वर्ष 2014 में मानव विकास सूचकांक HDI का मान कितना था? तो 2014 के दौरान जो है 0.609 था, लेकिन आपको करंट याद रखना है 21-22 का, जो कि 0.633 है। अगला प्रश्न, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है? निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा जो है वो आर नर्कसे से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में मानव विकास सूचकांक में समाविष्ट हैं? तो भारत में मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय। पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल जो है सही आंसर है जेलिंस्की। अगला प्रश्न, UNDP की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत का विकास सूचकांक में स्थान था? तो 2015 का छोड़ो, 2022 में 132वें स्थान पे है भारत HDI में। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट HDR 2014 के अनुसार, तो मैंने कहा दोनों क्वेश्चन को छोड़ के करंट का याद रखो, 132वें स्थान पे है भारत। सतत विकास किसके प्रयोग पर अधिक बल देता है? तो सतत विकास जो है वो बल देता है स्वाभाविक रूप से पुनः होने वाले संसाधन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो इसमें जो है हासिम समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है वो UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न है, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो फिलिप्स वक्र जो है वो संबंध व्यक्त करता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुई? ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें से सही आंसर जो है 1999 और 2000 में भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक है? तो इनमें से कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक नाबार्ड है। अगला प्रश्न, भारत में सीमांत जोत का आकार है? तो भारत में सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है, 1 हेक्टेयर से कम। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, याद रखेंगे सीमांत जोत जो है 1 हेक्टेयर से कम। झूम खेती को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है वो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में है। अगला प्रश्न, कृषि लागत एवं कीमत आयोग राष्ट्रीय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति करता है। एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति करता है, यानी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी फसलों के लिए करता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 25 फसलों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा 2014-15 के लिए कृषि साख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 2014-15 का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी था, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मधुमक्खी पालन से है? तो मधुमक्खी पालन से संबंधित जो है ऑप्शन नंबर एपीकल्चर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल जो है मंडवा, झंगोरा, धान, ये सभी जो हैं खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक उच्च संस्था की स्थापना सन 1982 ईस्वी में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए की गई? तो 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया गया था? तो उच्च पैदावार किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, आधुनिक तकनीकें,
तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के लिए वास्तुविद के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के लिए वास्तुविद डॉक्टर स्वामीनाथन। अगला प्रश्न, दलहनी फसलों द्वारा नत्रजन यानी नाइट्रोजन स्तरीकरण के लिए क्या उत्तरदायी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तरदायी होता है राइजोबियम। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है नाबार्ड की स्थापना 1982, अभी हमने पढ़ा था, तो 12 जुलाई 1982। नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन हो गया, फिर से आ गया। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जो डेट है वो 22 जून 1999। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बीजीय मसाला शोध केंद्र स्थित है? तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला शोध केंद्र जो है ये तबीजी अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हेक्टेयर भारत के सीमांत किसान को सूचित करता है? तो सीमांत किसान जो है 1 हेक्टेयर से कम। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ हुआ? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है प्रारंभ हुआ 2007-8 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति का जन्मदाता है? तो हरित क्रांति के जन्मदाता हो गए नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न, विटीकल्चर किससे कहते हैं? तो विटीकल्चर जो है ये अंगूर के उत्पादन को कहते हैं विटीकल्चर। अगला प्रश्न, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली किसे माना जाता है इनमें से? तो भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली जो है पंतनगर, जो कि अपने उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न, भारत के श्रमिक वर्ग में प्राय कितने प्रतिशत लोग अपने जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर हैं? तो लगभग 55%। खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है, इनमें से कौन सा संस्थान जो है या कौन सा आयोग खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है? तो सही आंसर जो इसका है वो है ऑप्शन नंबर बी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई थी? तो हरित राजमार्ग नीति जो है भारत में 2015 में शुरू की गई थी। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई? तो भारत में पहली औद्योगिक नीति जो है अप्रैल 1948 में आई। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। तो नई औद्योगिक नीति जिसको LPG रिफॉर्म्स भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी है वे हैं? इनमें से किसके विकास के लिए सहायता दी है राज्य वित्त निगमों ने? तो सही आंसर इसका है मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योग। अगला प्रश्न, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की, FICCI फिक्की की स्थापना कब की गई? तो सही आंसर है इसका सन 1927 में। अगला प्रश्न, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये पेरम्बूर में है, और पेरम्बूर जो है चेन्नई में है, चेन्नई। अगला प्रश्न, भारत में उदारवादी औद्योगिक नीति घोषित की गई? तो उदारवादी औद्योगिक नीति वही LPG रिफॉर्म्स वाली जो नीति 1991, बड़े आर्थिक सुधार हुए थे भारत में 24 जुलाई 1991। अगला प्रश्न, औद्योगिक नीति 1977 का मुख्य बल था? तो औद्योगिक नीति 1977 का मुख्य बल लघु और कुटीर उद्योगों पर था। किस औद्योगिक नीति में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे पर विचार किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है प्रथम औद्योगिक नीति 1948। भारत में औद्योगिक विकास के लिए प्रथम औद्योगिक नीति कब प्रारंभ की गई? तो 1948 में की गई। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? ऑप्शन देख सकते हैं इस क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना जो है वो अप्रैल 2000 में की गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? करेंसी का नियमन करता है, विदेशी व्यापार का नियमन नहीं करता है। अगला प्रश्न, नरसिम्हन समिति का संबंध है? तो नरसिम्हन समिति का संबंध जो है वो बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के लिए बनाई गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के कार्यकाल की अवधि होती है? तो कार्यकाल की अवधि जो है 3 साल होती है। नरसिम्हन समिति संबंधित है, तो अभी हमने डिस्कस किया बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो प्लास्टिक मनी जो है क्रेडिट कार्ड्स को कहते हैं। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। अगला प्रश्न, चेक समाशोधन प्रक्रिया के दौरान बैंक पारंपरिक रूप से निम्न में से कौन सी IO तकनीकी का अनुसरण करते हैं? तो चेक समाशोधन की प्रक्रिया के लिए जो है MICR तकनीकी का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार हेतु निम्नलिखित में से किस समिति का गठन हुआ था? तो सही आंसर है इसका गोईपोरिया समिति का संबंध है ग्राहक सेवा सुधार के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट यानी मुद्रा निर्गमन हेतु प्रयोग की जाती है? तो इनमें से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? न्यूनतम कोष प्रणाली प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, कीमतों में वृद्धि के दौरान किसको लाभ होता है? ये क्वेश्चन आता है अधिकतर बार पूछा है यूकेपीएससी ने। तो सही आंसर है इसका ऋणी को लाभ होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पूंजी बाजार में कार्य करती है? तो पूंजी बाजार में कार्य करने वाली जो संस्थाएं होती हैं वो बिल ब्रोकर्स होते हैं। अगला प्रश्न, किस बैंक ने एटीएम से बिना कार्ड के कार्डलेस नगद निकासी की सुविधा प्रारंभ की है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने की थी शुरू में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित नहीं है? तो इनमें से रिजर्व बैंक से संबंधित नहीं है साख नियंत्रण, मुद्रा निर्गमित करना, जनता को ऋण देना। तो जनता को ऋण जो है आरबीआई द्वारा नहीं दिया जाता, आरबीआई बैंकों को ऋण देता है। अगला प्रश्न, उस दर को जिस पर बैंकों द्वारा आरबीआई को उधार दिया जाता है कहलाती है। अब जिस रेट पे जो है बैंक लेते हैं वो तो रेपो रेट कहलाती है, जिससे वापस आरबीआई को दिया जाता है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगला प्रश्न, 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाले मात्रा का प्रतिशत है। तो 14वें वित्त आयोग की बात कर रहे हैं, कितना था? 42% राज्यों को दे था 14वें में। 15वें वित्त आयोग ने क्या किया? 1% इसको घटाकर 41% कर दिया है। तो करंट आपको ये याद रखना है, 15वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्रीय कर में आय में राज्यों को आवंटित होने वाला कर कितना हो गया? 41%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर कीन्स ने किया था। निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? इनमें से कौन राजकोषीय नीति का भाग है? तो राजकोषीय नीति का भाग इनमें से जो है कर नीति है। अगला प्रश्न, बजट 2016-17 में भारत का वित्तीय घाटा कितना अनुमानित है? तो बजट 2016-17 का वित्तीय घाटा आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है और करंट का याद रखना है 6.8%। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के केंद्रीय बजट 21-22 में राजकोषीय घाटा लक्षित है। तो भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा जो अनुमानित है यह लक्षित है वो जीडीपी का 6.8%। वैट लगता है, वैट किस पे लगता है? तो सही आंसर है इसका सीधे उपभोक्ता पर लगता है। बजट का मुख्य उद्देश्य होता है, बजट का मुख्य उद्देश्य जो है जवाबदेही सुनिश्चित करना, प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, 14वें वित्त आयोग ने भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो सही आंसर इसका दिसंबर 2014 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत में केंद्र सरकार द्वारा नहीं आरोपित किया जाता है? तो सही आंसर इसका जो है मनोरंजन कर। अगला प्रश्न, कर आधार में वृद्धि के साथ जब कर की दर घटती है तब ये कर कहलाते हैं। यानी कर आधार बढ़ेगा और कर की दर घटेगी तो ये कहलाते हैं, ये प्रतिगामी कर कहलाते हैं। राजकोषीय नीति का स्वर्णिम नियम है कि सरकारें ऊपरी चक्रीय उधार प्रत्याशा करें वित्तीय हेतु। किसके? वित्तीयन के लिए। सही आंसर है चालू व्यय के। अगला प्रश्न, कई राज्यों द्वारा अपनाए गए मूल्य संवर्धित कर ने प्रतिस्थापित किया है। तो मूल्य संवर्धित कर ने यानी जो वैल्यू एडेड टैक्सेज होते हैं उन्होंने किसे एक तरह से प्रतिस्थापित किया है? वो बिक्री कर को। अगला प्रश्न, निम्न में से एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण इनमें से क्या नहीं है? तो वो है वैल्यू एडेड टैक्सेज, मूल्य संवर्धित कर। निगम कर लगाया जाता है, तो निगम कर जो है वो केंद्र सरकार लगाती है। अगला प्रश्न, सरकारी बजट की अवधि सामान्यतया होती है। सरकारी बजट की जो अवधि है वो 1 वर्ष, हर वर्ष हमारा बजट आता है। राजकोषीय नीति का प्रमुख अंग है, इनमें से राजकोषीय नीति का प्रमुख अंग क्या है? तो वो है उत्पादन नीति। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम सेवा कर कब लगाया गया? तो सर्विस टैक्स जो है सर्वप्रथम 1994-95 में सर्विस टैक्स सबसे पहले लगाया गया। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी द्वारा प्रस्तावित किया गया, जिसके अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर इसका है विजय केलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर वस्तु एवं सेवा कर का जो है प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे जो प्रश्न हैं वो सारे भारत सरकार की योजनाओं से संबंधित होंगे। तो पहला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो सही आंसर है इसका 1975। अगला प्रश्न, ये फैक्ट हैं जो आपको याद कर लेने हैं क्योंकि डेट्स पूछी जाती हैं। भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
कब प्रारंभ की गई? तो मुद्रा योजना जो है प्रारंभ की गई 8 अप्रैल 2015 को। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल बजट राशि जो है वो 8,000 करोड़, याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि कितनी है? तो सही आंसर इसका है ₹12 प्रति वर्ष। स्मार्ट सिटीज़ मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो स्मार्ट सिटी देखो RO में पूछा गया है, तो आरंभ किया गया था 2015 में। अगला प्रश्न है, उद्यमशीलता के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो स्टैंड अप इंडिया जो योजना थी वो संबंधित है अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिलाओं से कि कोई अपना उद्यम शुरू करने के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ किया गया ने रास्ता तैयार किया। किस चीज़ का रास्ता तैयार किया? सही आंसर है इसका पंचायती राज के संगठन का। अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो डेट हमने अभी देखी, अक्टूबर 2, 1952। अगला प्रश्न, आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो आम आदमी जो बीमा योजना है वो किसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो सही आंसर है इसका ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन सभी भूमिहीनों श्रमिकों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। आगे बढ़ते हैं, नमामि गंगे अभियान शुरू हुआ। नमामि गंगे अभियान कब शुरू हुआ? तो सही आंसर है सन 2014 में। अगला प्रश्न, भारत निर्माण योजना का संबंध है, इनमें से किससे भारत निर्माण योजना का संबंध है? तो सही आंसर है इसका अवस्थापना विकास से। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वर्ष 2006 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ हुआ? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है 2007-8 में। भारत में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया। तो कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम जो है वो 77-78 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? तो 9 क्षेत्र सम्मिलित हैं। शाला दर्पण परियोजना का संबंध किससे है? तो ये केंद्रीय विद्यालयों से इसका संबंध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत जो है 22 जनवरी 2015 को हुई। अगला प्रश्न, भारत में निर्माण मेक इन इंडिया अभियान प्रारंभ हुआ था। मेक इन इंडिया अभियान कब प्रारंभ हुआ था? 25 सितंबर 2014 को। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो अभी हमने देखा मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? तो वो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की? तो सही आंसर है इसका झुंझुनू। और अगला, अब इसके बाद हमारे पास उत्तराखंड बजट के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो उत्तराखंड बजट, पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट में निम्नलिखित मदों में से किसको अधिक धनराशि आवंटित की गई है? तो ये 2016-17 का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। उत्तराखंड राज्य बजट 2021-22 के अनुसार राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ये क्वेश्चन आया था परसों पटवारी के पेपर में। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा बजट 2021-22 को राज्य विधानसभा में किस तिथि को प्रस्तुत किया गया? तो सही आंसर है इसका 4 मार्च 2021 को। इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन याद करने होंगे। वर्ष 2021-22 के आय व्यय के प्रस्ताव के आधार पर उत्तराखंड का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। तो सही आंसर है इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.23%। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में जेंडर बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। तो उत्तराखंड राज्य में जेंडर बजट सर्वप्रथम जो है 2007-8 में प्रस्तुत किया गया। SRS सर्वे 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में मातृ मृत्यु अनुपात है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 99 प्रति लाख जीवित जन्म पर जो है ये मातृ मृत्यु अनुपात है, 1 लाख पे 99। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में बजट 2021-22 के अनुसार वृद्धावस्था विधवा और दिव्यांगजन पेंशन की राशि बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1200 रुपये प्रति माह।
बाल प्लास योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे किनसे है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, मुख्यमंत्री आंचलन अमृत योजना, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, या ए और बी दोनों। सही आंसर है इसका मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु 15वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुति की गई राशि है? तो सही आंसर है इसका 2239 करोड़। अगला प्रश्न, पिरुल नीति का संबंध है, पिरुल नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो पिरुल नीति का संबंध जो है ऊर्जा से है, पिरुल से ऊर्जा एक तरह से निर्माण से है। तो ये थे उत्तराखंड बजट के कुछ क्वेश्चन, और कुल मिला के हमारा इसमें इंडियन इकोनॉमी प्लस उत्तराखंड बजट पूरा कवर हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।